नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव सीबीएस क्लासेस फॉर सोशल साइंस में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग कक्षा 9 के भूगोल सामाजिक विज्ञान में भूगोल विषय के अंतर्गत भूगोल खंड के अंतर्गत 5वें लेसन जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन प्राणी के भाग 4 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग पिछली 2 वीडियो से भारत के प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करते चले आ रहे हैं। आज की वीडियो में भी हम भारत में जो प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं उनके प्रकारों के अंतिम 2 भागों का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला है पर्वतीय वन और दूसरा है मैंग्रोव या फिर ज्वारीय वन। मैंग्रोव या फिर ज्वारीय। मैंग्रोव या फिर ज्वारीय वन। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं पर्वतीय वन के बारे में। तो मैंग्रोव को यहाँ भी थोड़े समय के लिए हम हटा दे रहे हैं। हम पहले देखेंगे पर्वतीय वन के बारे में कि भारत में पर्वतीय वनों का विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है, पर्वतीय वनों की क्या विशेषता है, पर्वतीय वनों में कौन कौन से प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं एवं कौन कौन से जीव जंतु प्रमुख रूप से यहाँ पर पाए जाते हैं। तो जैसा कि पर्वतीय वन नाम से ही जाहिर है कि इस प्रकार के वनों का विस्तार जो होगा वह पर्वतीय भागों में होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भारत में जो पर्वतीय भागों का या पर्वतीय क्षेत्रों का विस्तार है वो देखिए, इधर जम्मू कश्मीर में, इधर फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके बाद में सिक्किम, इसके बाद में पूर्वोत्तर के ये 7 राज्य। इसके अलावा भारत में और भी पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार है, जैसे उत्तर में अरावली के बाद विंध्याचल, इसके बाद में विंध्याचल के बाद में पश्चिमी घाट की पहाड़ियां, इसके अलावा दक्षिण में ही नीलगिरी पर्वत श्रेणियां। इन सब भागों में पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार है और इन सब भागों में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं उनको पर्वतीय वनों के नाम से जाना जाता है। देखिए, पर्वतीय वनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। किसके अकॉर्डिंग? ऊंचाई के अकॉर्डिंग। ऊंचाई के अनुसार पर्वतीय वनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। किस प्रकार? ठीक उसी प्रकार जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वनों के प्रकारों में अंतर देखने को हमको मिलता है। जैसे भूमध्य रेखा के आसपास जो है वह भूमध्य रेखीय वन पाए जाते हैं या आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके बाद में फिर मानसूनी वन, फिर इसके बाद में मरुस्थलीय वन महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में, इसके अलावा फिर शीतोष्ण वन, फिर उसके बाद में टुंड्रा, टैगा, उसके बाद में ध्रुवों पर कोई वन नहीं पाया जाता, यहाँ पर बर्फ पाई जाती है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग ऊंचाई के अनुसार पर्वतीय वनों में भी अंतर देखने को मिलता है। जैसे जो कम ऊंचाई वाले भाग है वहां पर कुछ अलग प्रकार की वनस्पतियां होंगी, उससे और ऊपर कुछ अलग प्रकार की वनस्पतियां, उससे ऊपर और कुछ और प्रकार की वनस्पतियां, और हिमरेखा के आसपास जो है वहां पर कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती है। तो वनस्पतियों में अंतर पाए जाने का मेन फैक्टर क्या है? वनस्पतियों में अंतर पाए जाने का मेन फैक्टर यह है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ जलवायु को निर्धारित करने वाले जो कारक हैं उनकी स्थितियों में परिवर्तन आता रहता है। इसलिए ऊंचाई के साथ वनों में या वनस्पतियों में अंतर देखने को हमको मिलता है। यद्यपि पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार भारत के
देखिए उत्तर और दक्षिण दोनों में भी है, दोनों में है, लेकिन ज्यादा करके डिफरेंट जो हमको देखने को मिलता है, या जो आदर्श पर्वतीय वनों की जो स्थिति देखने को हमको मिलती है वह उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के, पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिमोत्तर में जम्मू कश्मीर तक का जो पर्वतीय भाग है, यहीं पर हमको पर्वतीय वनों की आदर्श स्थिति देखने को मिलती है। यद्यपि दक्षिण भारत में भी पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार है, लेकिन यहाँ पर ऊंचाई कम होने की वजह से, साथ ही इस भाग के भूमध्य रेखा से इसकी अपेक्षा कुछ नजदीक होने की स्थिति में यहाँ पर यह अंतर देखने को हमको नहीं मिलता है। दक्षिण के जो पर्वतीय भाग हैं, यहाँ पर हमको दो ही प्रकार के वन देखने को मिलते हैं, एक उष्णकटिबंधीय वन और दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय वन। जबकि उत्तर के पर्वतीय भागों में ऊंचाई के अनुसार विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां देखने को मिलती हैं। भूमध्य रेखीय वन से लेकर के या सदाबहार वन से लेकर के टाइगर टुंड्रा प्रदेश की वनस्पतियां तक देखने को हमको उत्तर के पर्वतीय भागों में मिलती हैं ऊंचाई के अनुसार। कैसे, आइए देखते हैं कि 1500 मीटर की ऊंचाई तक हिमालय के गिरिपथीय भागों में, जैसे आप आगे बढ़ेंगे दक्षिण से उत्तर की तरफ हिमालय की तरफ जाएंगे तो 1500 मीटर की ऊंचाई तक जो वन हमको देखने को यहाँ पर मिलता है वो है सदाबहार और पतझड़ वाले वन। कौन से? सदाबहार और पतझड़ या पर्णपाती, दोनों प्रकार के वन हमको 1500 मीटर की ऊंचाई तक देखने को मिलते हैं। आर्द्र सदाबहार वन और पर्णपाती वन हमको 1500 मीटर की ऊंचाई तक देखने को मिलते हैं। इसके बाद में 1000 से लेकर के 2000 मीटर की ऊंचाई तक हमको जो देखने को यहाँ पर मिलते हैं वह शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन, शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन। देखिए 1000 से 2000 की मीटर की ऊंचाई तक हमको शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन मिलते हैं, यानी कि ऐसे वन मिलते हैं जहां पर टेम्परेचर ना तो बहुत अधिक होता है ना तो बहुत ज्यादा होता है, शीत उष्ण होता है। यानी कि गर्मियों के दिनों में गर्म और सर्दियों के दिनों में सर्द। यहाँ पर जो वृक्ष उगते हैं वो चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों में या इस प्रकार के वनों में जो प्रमुख एग्जाम्पल हैं वो है चेस्टनट और ओक, या ओक और चेस्टनट, ये प्रमुख वृक्ष हैं। इसके बाद में 2000 मीटर से लेकर के 3000 मीटर की ऊंचाई तक जो हमको वन देखने को मिलते हैं वह कोणधारी या शंकुधारी वन देखने को मिलते हैं। कोणधारी वन या शंकुधारी वन देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सर्दियों के दिनों में हिमपात होता है, स्नोफॉलिंग होती है। स्नोफॉलिंग होने की वजह से जो टहनियाँ होती हैं वह, देखिए यहाँ की वनस्पतियाँ जो है, इस ऊंचाई वाली वनस्पतियाँ जो है वो अपने आप को वातावरण के अनुसार, जलवायु के अनुसार अनुकूलित कर ली हैं, क्योंकि इसलिए इनकी टहनियाँ जो होती हैं, इनका शेप जो होता है वह शंख के आकार का होता है। जिससे होता क्या है कि सर्दियों के दिनों में जब यहाँ पर हिमपात होता है
स्नोफॉलिंग होती है तो इनकी पत्तियां या इनकी टहनियां टूटने न पाए, इसलिए अपने आप को शंख के आकार में परिवर्तित कर ली है। और शंख के आकार में होने की वजह से जो हिमपात होता है वह इन टहनियों से सरकते हुए नीचे आ जाता है और इन वृक्षों की टहनियां और ये वृक्ष जो है सर्दियों के दिनों में अपने आप को सुरक्षित बनाए रखते हैं। इस प्रकार के जो वनों में प्रमुख वृक्ष हैं उसमें है सिल्वर, इसके बाद में स्प्रूस, उसके बाद में फर्न, इसके बाद में सिल्वर, स्प्रूस, फर्न, बर्च आदि इस प्रकार के मेपल इस प्रकार के प्रमुख वृक्ष कोणधारी वनों में पाए जाते हैं। इसके बाद में 3000 मीटर से लेकर के 3600 मीटर की ऊंचाई तक जो वन हमको देखने को मिलते हैं वो होते हैं अल्पाइन वन, नहीं अल्पाइन नहीं, टुंड्रा वनस्पतियां या वन। देखिए क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से टेम्परेचर और कम होने लगता है, जिससे वनस्पतियां जो है अपने आप को अनुकूलित करने लगती हैं, इसलिए वनस्पतियों की ऊंचाई जो है वह कम होने लगती है और वनस्पतियां जो है या इस क्षेत्र में जो पाई जाने वाली वनस्पतियां हैं जो वन हैं उनमें कुछ वृक्षों के साथ साथ इन क्षेत्रों में घासें भी पाई जाती हैं। इस प्रकार के वनों में जो प्रमुख वृक्ष हैं उसमें जूनिपर, पाइन, बर्न आदि। जूनिपर, पाइन, बर्न आदि टुंड्रा क्षेत्र की या टुंड्रा वनों की प्रमुख वनस्पतियां हैं। टुंड्रा वनों की टुंड्रा वनस्पतियों का विस्तार कहाँ किस ऊंचाई तक है? 3000 मीटर से लेकर के 3600 मीटर की ऊंचाई तक जो वनस्पतियां पाई जाती हैं वो टुंड्रा वनस्पतियां कहलाती हैं। इनकी ऊंचाई, इन वनस्पतियों की ऊंचाई बहुत अधिक नहीं होती है, वनस्पतियां झाड़ीनुमा होती हैं। साथ ही इन वनस्पतियों के साथ साथ इन क्षेत्रों में घासें भी पाई जाती हैं। इसके बाद अगला है 3600 मीटर से लेकर के 3600 मीटर से लेकर के 4800 मीटर तक जो वनस्पतियां पाई जाती हैं उनको अल्पाइन वनस्पतियों के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? अल्पाइन वन। देखिए ऊंचाई बढ़ने से टेम्परेचर और कम हो जाता है, जिससे इन क्षेत्रों में सर्दियों के दिनों में काफी ज्यादा हिमपात होता है, काफी ज्यादा बर्फबारी होती है, इसलिए यहाँ पर अस्थायी वनस्पतियों का विकास नहीं होता है। जब गर्मियों के दिनों में हिम पिघल जाती है तो ऐसे क्षेत्रों में घासें, काई, लीचेन, मांस आदि प्रकार की हरी भरी वनस्पतियां और घासें उगाती हैं। इनको अल्पाइन वन के नाम से जाना जाता है। ऐसी घासों को यहाँ पर इन क्षेत्रों में निवास करने वाली या जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में निवास करने वाली जनजातियां जिनमें है गुज्जर और बकरवाल जनजातियां जो है गर्मियों के दिनों में इन वनस्पतियों को अपने पशुओं को चराने का काम करती हैं। इसके बाद में 4800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हमेशा बर्फ जमी रहती है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं पाई जाती है। तो ये रहा पर्वतीय भागों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों में पाया जाने वाला परिवर्तन, यानी कि ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियां जो है उनमें काफी अंतर देखने को मिलता है। अब
इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्रमुख वन्यजीव कौन कौन से हैं? तो इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्रमुख वन्यजीव जो हैं वह है कश्मीरी महामिर्ग। कश्मीरी, आप नोट कर लेंगे आवाज को सुन करके, कश्मीरी महामिर्ग, तिब्बती बारहसिंगा, खरगोश, लोमड़ी, हिम तेंदुआ, लाल पांडा आदि इस क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख वन्यजीव हैं। इसके बाद अब हम लोग ज्वारीय वन या मैंग्रोव वन के बारे में अध्ययन करेंगे। मैंग्रोव या ज्वारीय वन। आइए अब देखते हैं मैंग्रोव या ज्वारीय वन की विशेषताओं को। देखिए, जैसा कि नाम से ही जाहिर है ज्वारीय वन, तो ये वन कहाँ पाए जाते होंगे? जहां पर ज्वार आते होंगे। जाहिर सी बात है कि ज्वार जो है वो समुद्रों के किनारे आते हैं, समुद्रों में आते हैं, इसलिए ये वन भारत में कहाँ पाए जाते होंगे? प्रायद्वीपीय भागों में पाए जाते होंगे। दक्षिण के प्रायद्वीपीय भागों में इस प्रकार के वनों का विस्तार होगा, क्योंकि भारत का दक्षिण प्रायद्वीपीय भाग जो है वह तीन तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ज्वार आया करते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि ज्वारीय वनों का विस्तार भारत के समुद्र तटीय भागों में है। भारत के समुद्र तटवर्ती भागों में ज्वारीय वनों का विस्तार देखने को मिलता है। यद्यपि पूर्वी घाट की अपेक्षा पश्चिमी घाट पर ज्वारीय वनों का विस्तार कम देखने को मिलता है, क्योंकि पश्चिमी घाट जो है वो कम चौड़ा है। पश्चिमी घाट की चौड़ाई कम है, क्योंकि पश्चिमी घाट का ढाल तीव्र होने की वजह से यहाँ पर नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती हैं, जिससे इसकी चौड़ाई कम है। इसलिए पश्चिमी घाट पर जो है वह मैंग्रोव वन या ज्वारीय वन जो है बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। हो सकता है कि मानचित्र में आपको इस प्रकार के वन यहाँ पर देखने को ना मिले, पर यह सत्ता है कि पश्चिमी घाटों पर भी ज्वारीय वन पाए जाते हैं या मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, लेकिन पूर्वी घाटों पर ये काफी विस्तृत क्षेत्र पर पाए जाते हैं। इन वनों की विशेषता क्या है कि ये वन जो है वहां उगते हैं जहां पर समुद्रों के किनारे नदियों के द्वारा और समुद्री लहरों के द्वारा रेत, कंकड़, मिट्टी आदि को ला करके जमा किया जाता है। ये वनस्पतियां इन क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ का पानी जो होता है वो समुद्र के किनारे का होता है, इसलिए खारा होता है। ये वनस्पतियां इस खारे जल के साथ अपने आप को समायोजित कर ली हैं। इसमें कई प्रकार की वनस्पतियां देखने को मिलती है, जिसमें एक है मैंग्रोव। मैंग्रोव एक ऐसी वनस्पति है जिसकी जड़ें जो है वह नमकीन या खारे पानी में डूबी रहती हैं। साथ ही यह काफी झाड़ वाला होता है, काफी झाड़ी वाला होता है, काफी बड़ा होता है, जिससे यह समुद्रों में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों को और सुनामी लहरों की वेग को कम करने का कार्य करता है। और आज यदि समुद्री तूफानों से या चक्रवातों से और समुद्री लहरों से नुकसान का दर जो बढ़ा है, उसका एक कारण यह भी है कि आज जो है मैंग्रोव वनस्पति, अधिकतर मैंग्रोव वनस्पतियों को काट करके साफ कर दिया गया है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में और जो प्रमुख वनस्पतियां हैं उसमें दूसरा है सुंदरी वृक्ष। सुंदरी वृक्ष जो है कावेरी, कृष्णा, गोदावरी महानदियों के डेल्टाई भागों में पाया जाता है। इसके अलावा यह गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टाई भाग है, इन क्षेत्रों में सुंदरी वन काफी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ज्वारीय वनों में और पाई जाने वाली वनस्पतियां जो है उसमें है नारियल, ताड़, क्योड़ा आदि इस क्षेत्र की पाई जाने वाली अन्य वनस्पतियां हैं। इसके बाद
इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्रमुख जीव जंतु या वन्य जीव। तो इन क्षेत्रों में देखिए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का जो सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। इसके अलावा इन क्षेत्रों में कछुओं के अलावा मगरमच्छ, घड़ियाल व विभिन्न प्रकार के सांप इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्रमुख जीव जंतु एवं वन्य प्राणी हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में।